डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष के 5वें प्रश्न पत्र, हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य परिचय 1 के पहले खंड हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका से दूसरी इकाई काल विभाजन और नामकरण की समस्या पर आधारित यह व्याख्यान है। इसमें मित्रों हम जिन चीज़ों को देखेंगे जो इस व्याख्यान का उद्देश्य है वो है साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता को समझना, काल विभाजन और नामकरण के आधारों की पहचान करना, काल विभाजन की समस्या को चिन्हित करना और काल विभाजन और नामकरण के विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए प्रयासों को जानना। तो सबसे पहले तो हम इस बात को समझें कि काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता ही क्या है। तो मित्रों, किसी भी चीज़ का अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं, व्यवस्थित अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसमें हमको एक व्यवस्था लाने के लिए विभाजन करना ही पड़ता है। जैसे अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने जा रहे हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास एक लंबे कालक्रम में प्रवाहित हुआ है। तो उस लंबे कालक्रम में सब पूरी साहित्य को समझने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्रत्येक रचना को पढ़ें, जानें और उसको समझें। तो हमें एक कुछ समूह बनाना होगा, कुछ रचनाओं को एक साथ रखना होगा, देखना होगा कि क्या उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सभी में आती हैं, कोई ऐसी प्रवृत्ति निकल करके आती है जो सब में उस काल की रचनाओं में दिखाई पड़े, या कुछ एक लंबे 2-3 शताब्दियों के समय में उस तरह की ही रचना होती रही है, क्या ऐसा है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हमें हमेशा काल विभाजन करना पड़ेगा और फिर उन काल विभाजन को याद रखने के लिए उसको एक नाम भी देना पड़ेगा। तो काल विभाजन और नामकरण की जो आवश्यकता है वो अध्ययन में व्यवस्था लाने के लिए है। जो मैंने बताया कि लंबे कालक्रम में रचा गया साहित्य है उसको समझना है। माने विपुल जो साहित्य संभार है हमारा, जो पूरा हमारा खजाना है, उसको क्रमबद्ध करने के लिए कि कौन सी रचनाओं को हम एक साथ रख सकते हैं, कौन सी माने समूह बनाने के लिए, है ना। तो इस एक तरह के साहित्य को एक समूह में रखते हुए उसकी विशेषताएं हम रेखांकित करेंगे और फिर उन्हीं विशेषताओं के आधार पर, उन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर हमको और भी जो अगर रचनाएं मिलेंगी तो उसमें समूह में हम रख सकेंगे। तो इस तरह से वर्गीकृत करके अध्ययन करने के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए हमको काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता है। और साथ ही हमको क्यों ये अध्ययन करना है, क्यों ये काल क्रम में करना है कि समय के साथ साथ मनुष्य की चित्तवृत्ति बदलती है। साहित्य है क्या? साहित्य मनुष्य की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंबन है एक तरह से, है ना। मनुष्य जो सोच रहा है उस समय, उस काल का मनुष्य, उस काल का सामाजिक जो की सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर लेखक जो सोचता है उसी को अपने लेखन में डालता है। तो समय के साथ सोच बदलती है ना, समाज बदलता है और उसका प्रतिबिंबन जब साहित्य में होता है तो साहित्य भी बदलता जाता है। तो ये साहित्य में क्या बदलाव आ रहा है, इनको भी समझने के लिए, जो बदलती हुई प्रवृत्तियां हैं उनके स्पष्ट अध्ययन के लिए हमको ये काल विभाजन और नामकरण करने की आवश्यकता है। एक लाइन में अगर हम कहना चाहें, एक पंक्ति में हम इसको बताना चाहें तो कहना चाहिए कि अध्ययन की सुविधा के लिए, सुव्यवस्थित अध्ययन की सुविधा के लिए
हमें काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता होती है। अब आधार क्या हो सकते हैं? अगर हम काल विभाजन करें तो उसके आधार क्या हो सकते हैं? तो ऐतिहासिक कालक्रम रख सकते हैं हम, है ना, युगों के अनुसार, माने शताब्दी, पहली शताब्दी से 15वीं शताब्दी, ऐसा, मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं। तो उसमें हम ऐतिहासिक कालक्रम में ऐसा भी कर सकते हैं कि आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इस तरह का नाम रख लें और इस तरह से विभाजन कर लें, है ना। शासक या और शासनकाल के हिसाब से कोई महत्वपूर्ण शासक हुआ है, जैसे गुप्तों के समय का साहित्य, मुगलों के समय का साहित्य, इस तरह से हम रख सकते हैं। किसी विशेष शासक के आधार पर भी रख सकते हैं, जैसे अंग्रेज़ी में एलिज़ाबेथन युग, विक्टोरियन युग, इस तरह से उनका नाम चलता है। हमारे यहाँ भी हम कर सकते हैं कि अशोक के समय लिखा हुआ साहित्य या अकबर के समय का साहित्य। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जब अपना काल विभाजन किया था हिंदी साहित्य के लिए, तो उन्होंने भी रखा था मुगलों का साहित्य और कंपनी राज का साहित्य, विक्टोरिया के समय का साहित्य, विक्टोरिया का जब, मतलब 1857 के बाद जब ब्रिटिश शासन ने हस्तगत कर लिया हिंदुस्तान को, तब उसके बाद। तो इस तरह से ये शासन और शासनकाल, शासक और शासनकाल के आधार पर भी हम काल विभाजन कर सकते हैं। जो प्रभावशाली साहित्यिक व्यक्तित्व होते हैं उनके नाम पर भी होता है, जैसे भारतेंदु युग, प्रसाद युग, द्विवेदी युग, ये बहुत, और ये मैंने काफ़ी हद तक कहना चाहिए कि उपयुक्त भी है, क्योंकि साहित्य में साहित्यिक व्यक्तित्व को महत्व देना या उनका जो प्रभाव पड़ा उसको रेखांकित करना, ये अच्छी बात है। फिर राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक जो परिस्थितियां बदलती हैं उनके आधार पर भी हम नामकरण कर सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भक्ति भक्ति आंदोलन एक बड़ी सांस्कृतिक परिवर्तन था, तो भक्ति काल हम कर सकते हैं। पुनर्जागरण काल कह सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन आया, पुनर्जागरण हुआ। फिर स्वतंत्रता पूर्व का साहित्य, स्वतंत्रता के बाद का साहित्य, स्वातंत्र्योत्तर साहित्य, इस तरह से हम विभाजन कर सकते हैं। साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर विभाजन हो सकता है ना। रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद, तो इस प्रकार से ये साहित्यिक प्रवृत्ति जो है उसके आधार पर हम काल विभाजन कर सकते हैं। और कभी कभी प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व के आधार पर भी काल विभाजन करते हैं। गांधी युग, नेहरू युग, ऐसा कर सकते हैं। रूसी साहित्य में स्टालिन युग, लेनिन युग, ये हुआ करता है उनका काल विभाजन उस तरह से। तो ये सभी जो आधार है आवश्यकता के ऊपर है कि हम अध्ययन किस दृष्टिकोण से करना चाहते हैं, किस तरह के साहित्य का करना चाहते हैं। तो उसके हमारे अध्ययन का जो विषय है उसके लिए जो भी उपयुक्त आधार है हम उसको ले सकते हैं। सामान्य रूप से जब हम हिंदी साहित्य का, मान लीजिए कि अध्ययन करना है हमको, हम यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में ये बातें कर रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए जहाँ पर जो उपयुक्त होगा, माने एक रूपता का आग्रह बहुत उपयुक्त कई बार नहीं होता है। जहाँ पर हमें ऐतिहासिक कालक्रम से हमारा काम निकलता हो, जहाँ तक वहाँ पर वैसा रखना चाहिए। बाद में अगर ये साहित्यिक व्यक्तित्व या साहित्यिक प्रवृत्ति के ऊपर वो नामकरण करना हो, तो अगर वो उपयुक्त है तो वैसा कर सकते हैं। जैसे कि हम जब आरंभ करते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास का, तो उसमें ऐतिहासिक कालक्रम, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इस प्रकार से रखना सुविधाजनक होता है। लेकिन जब आधुनिक काल के अंतर्गत हम काल विभाजन और करना चाहते हैं, उसको उपवर्गों में विभाजित करना चाहते हैं, तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग,
या कहानियों के लिए कहा जाए, कथा साहित्य के लिए तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंदोत्तर युग, इस प्रकार से हम रख सकते हैं। तो ये निर्भर करता है कि क्या हमारे अध्ययन सामग्री क्या है और उसको हम किस आधार पर विभाजित करेंगे तो हमारे अध्ययन में सुविधा होगी। तो उसके लिए जैसा जो भी उचित आधार समझ में आता हो उसको हम ले सकते हैं। निश्चित रूप से ये 6 मुख्य रूप से है। इसके अलावा भी शायद कोई आधार रख करके कोई अगर करना चाहे तो कर सकता है, उसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है। बस जो अध्ययन हो वो अध्ययन स्पष्ट हो और अच्छी तरह से समझाता हो। जो साहित्य हमारे अध्ययन का विषय है वो अच्छी तरह से वर्गीकृत करता हो, यही ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब हम थोड़ा इस बात पर ध्यान दें कि काल विभाजन की समस्या क्या है। क्या हम आसानी से काल विभाजन कर सकते हैं या कोई उसमें हमें समस्या भी आ सकती है। तो इसमें काल विभाजन में जो समस्या आती है हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में, कि सबसे पहले तो यही होता है कि हिंदी भाषा का आरंभ हम कब से माने। भाषा मित्रों एक सतत प्रवाह होती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक निश्चित समय तक एक भाषा का प्रयोग होता रहे और अचानक से फिर उस भाषा को हटा कर के कोई दूसरी भाषा आ जाए। ऐसा नहीं हुआ है। हम इतिहास में देख सकते हैं, हम जब भाषा का इतिहास पढ़ते हैं, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं भाषाओं का, तो हम देखते हैं कि मनुष्य ने जब से बोलना शुरू किया और जैसे जैसे उसका विस्तार होता गया, भौगोलिक दृष्टि से भी विस्तार होता गया, बौद्धिक दृष्टि से भी उसका विकास होता गया और उस ज़्यादा से ज़्यादा उसने भाषा का प्रयोग करना शुरू किया, तो वो सतत रूप से प्रवहमान जो भाषा है वो बदलती चली गई, धीरे धीरे बदलती चली गई। लोग भाषा वैज्ञानिकों का कहना है कि आरंभ में केवल एक ही भाषा थी और उस एक भाषा को लेकर के ही मनुष्य सब जगह फैला और फैलते फैलते उसकी भाषाएं अलग अलग स्वरूप लेती चली गई। तो इस तरह से अगर हम हिंदी भाषा की बात करें और ये माने खोजने की कोशिश करें कि हिंदी भाषा कब से शुरू हुई, हिंदी भाषा का साहित्य कब से लिखना शुरू किया, तो ये एक काफ़ी कठिन काम है और इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत भी आए। तो बहुत सारे विद्वान हैं जो कि मानते हैं कि अपभ्रंश भाषा जो है वो अपभ्रंश ही है। हिंदी से पूर्ववर्ती अगर हम कहेंगे तो अपभ्रंश भाषा है और उसी अपभ्रंश का ही विकास होते हुए हिंदी भाषा तक पहुंचा है। तो बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि ये अपभ्रंश में जो साहित्यिक रचनाएं हमें मिलती हैं या जो भी रचनाएं हमें मिलती हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी का सबसे व्यवस्थित और मान्य साहित्य इस समय साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो उन्होंने ये माना है कि वो अपभ्रंश है, उसमें वो हिंदी ही है लेकिन थोड़ी सी अलग है हिंदी से। तो उन्होंने और दूसरी बात उन्होंने ये मानी है कि उस हिंदी में अगर उसको हिंदी भी हम मानते हैं अपभ्रंश, जिसको कि अपभ्रंश के नाम से कहा जाता है, तो वो अगर हम हिंदी भी माने तो उसमें धार्मिक शिक्षाएं देने वाले काव्य रचनाएं हुई हैं अमुक धार्मिक मतों की। तो वो शुद्ध साहित्यिक रचनाएं न होने के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका हम उनको नहीं लेंगे, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है। और इसी के आधार पर वो कहते हैं कि हम अगर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको हमें बाद में जब रासो साहित्य इत्यादि आ गया, जब शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से रचनाएं होने लग गई, तब से हमें मानना चाहिए। तो 10वीं शताब्दी के आसपास वो मानते हैं। ये अन्य जो हैं काफ़ी सारे, डॉक्टर नगेंद्र हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं और भी धीरेन्द्र वर्मा हैं, उनका मानना है
कि नहीं मैंने जो ये हिंदी अपभ्रंश भी है वो भी पुरानी हिंदी है, वो हिंदी का पूर्व रूप है। हिंदी शुरू उसकी झलक दिखना शुरू हो गई थी वहीं से, और उन रचनाओं को हम धार्मिक साहित्य कह करके अलग नहीं रख सकते हैं कि वो साहित्यिक रचनाएं, शुद्ध साहित्यिक रचनाएं नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो फिर जो भक्ति काल के समय इतना धार्मिक साहित्य है उसको हम हिंदी साहित्य के रूप में और इतने गर्व से उसका स्वर्ण युग कहा गया है भक्ति काल के साहित्य को, तो उन सारे साहित्य को भी हम कैसे अलग कर देंगे? तो फिर वो भी हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं होना चाहिए धार्मिक साहित्य के आधार लेकर के। तो इसलिए इन सभी विद्वानों का मानना है, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, धीरेन्द्र वर्मा जी का, कि हमको 7वीं शताब्दी से ही मानना चाहिए। प्राकृत अपभ्रंश में जो सिद्ध जैन कवियों की रचनाएं मिलती हैं उनसे ही हमको हिंदी साहित्य का आरंभ मानना चाहिए, और वो 7वीं शताब्दी में शुरू होता है। तो ये भी एक मत है। तो इस तरह से हिंदी भाषा के आरंभ के संबंध में एक अनिश्चितता है। विद्वानों के मुख्य रूप से दो मत हैं, कि एक मत मानता है कि 10वीं शताब्दी से हमें मानना चाहिए हिंदी साहित्य का आरंभ, और एक कहता है कि नहीं 7वीं शताब्दी से हमें मानना चाहिए हिंदी साहित्य का आरंभ। तो इसलिए यहाँ पर ये काल विभाजन की एक समस्या के रूप में सामने आता है कि हम कब से माने। फिर साहित्य के स्वरूप के संबंध में वही जो बात मैंने कही कि जो धार्मिक शिक्षाओं के रूप में जो काव्य लिखा गया है उसको हम साहित्यिक रचना माने, साहित्य माने या ना माने, उसको हिंदी साहित्य में हम सम्मिलित करें या ना करें, इसके लिए भी थोड़ा वाद विवाद है या मत विभिन्नता है। तो ये भी एक समस्या बनती है कि हम किस प्रकार से काल विभाजन को करें। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में ये समस्याएं आती हैं। लेकिन मित्रों, ये विद्वानों के सामने ये समस्याएं हैं। मैं कहना चाहूँगी, हम विद्यार्थी जो है, हम जो शुद्ध रूप से साहित्य के इतिहास को समझना चाहते हैं, हमारे लिए ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। और विद्वानों ने जो मत स्थिर किए हैं उसके ऊपर हम चल सकते हैं। महाजनों येन गतः सपंथा, जहाँ पर जिस मार्ग से विद्वान गए हैं, जो उन्होंने स्थिर किया है उसको हमको मानना चाहिए, और जो युक्त भी लगता है। तो हम आगे चलें और देखें कि क्या काल विभाजन और नामकरण के जो विभिन्न प्रयास हुए हैं किन लोगों ने किए हैं और किस तरह से किए हैं। तो पहले हम देख लें जो मुख्य रूप से आरंभ में आते हैं। तो 1888 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा, और इन्होंने पहली बार एक व्यवस्थित प्रयास किया काल विभाजन का। हालांकि उस समय उनकी जितनी जानकारी थी और जो भी माने उनकी समझ थी उसके हिसाब से जब उन्होंने किया तो वो बाद में आज हम देखते हैं तो बहुत व्यवस्थित दिखाई पड़ता नहीं है, लेकिन इसने आधार बनाया। ये नहीं होता तो शायद इसके आगे का काम भी होना मुश्किल होता। तो हमेशा जो बिल्कुल पहला काम होता है, क्योंकि इसके पहले जो शिव सिंह सेंगर इत्यादि ने प्रयत्न किया था लिखने का, तो उसमें उन्होंने खाली कविवृत्त संकलित किया था, यानी विभिन्न कवियों को का जीवन चरित्र और उनकी रचनाओं का हवाला दे दिया था, संकलन किया था। तो ये पता लग जाता था कि हाँ भाई उस समय भी इतने कवि थे, लेकिन कोई कालक्रम के हिसाब से विभाजन नहीं था, कोई प्रवृत्ति के हिसाब से कोई विभाजन नहीं था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने थोड़ा ये काम किया और ये कोशिश करी कि एक तारतम्यता बने, कालक्रम बने रचनाओं में, हिंदी की रचनाओं में। तो इस तरह से उन्होंने पहला काम किया। 1888 बहुत नींव का काम है इनका। 1913 में मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र।
इन लोगों ने मिलकर के मिश्र बंधु विनोद नाम की एक रचना करी और उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से वर्णित करने का प्रयास किया। लेकिन इनका भी जो प्रयास था जो उन्होंने किया वो थोड़ा ज़्यादा उलझा हुआ हो गया। उन्होंने एक एक व्यवस्था के तहत हर एक काल को दो उप कालों में या दो उपवर्गों में बांटा और उससे कोई बहुत स्पष्टता नहीं हुई। फिर आए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और सबसे अधिक व्यवस्थित रूप से इन्होंने ही लिखा, पहचान की और मैंने मुक्त रूप से चर्चा की हर रचना के ऊपर और उसके आधार पर काल विभाजन। और वस्तुतः आज भी जो मानक हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। माने हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने का उत्सुक कोई भी व्यक्ति जब तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ लेता है उसका अध्ययन कभी पूरा हो नहीं सकता है। और आम तौर पर इनका जो मत है, इन्होंने जिस तरह से विभाजन किया उसको सब लोगों ने स्वीकारा। बाद के उनके बाद करने वालों ने उन्हीं की बनाए रास्ते पर चल कर के थोड़ा इधर के थोड़ा उधर कर लिया, अपना नया मत दिया। लेकिन मुख्य रूप से इन्होंने जो विभाजन किया वो आज तक मान्य है और काफ़ी युक्त है। कुछ गड़बड़ियाँ कुछ हालांकि उनके समय में जितनी रचनाएं प्राप्त हुई थी और जो जानकारी थी उसके हिसाब से उन्होंने किया था, तो बाद में जब और रचनाएं प्राप्त हुई और जानकारी बढ़ी तो उसके थोड़ी विसंगतता भले आ गई हो, लेकिन अभी भी इनका जो काल विभाजन और नामकरण है वो लगभग मान्य है। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं 1940 और उनकी पहली पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आई और फिर 1952 में हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये दोनों पुस्तकें आई जो पूर्ण करती हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को। और इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काम को ही कहना चाहिए कि आगे एक तरह से बढ़ाया और उनके द्वारा जो किया गया काल विभाजन था उसको मान्य रखा, उसको और प्रतिष्ठित किया। एक ही परिवर्तन किया कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो शुरुआत में जो नाम रखा था वीरगाथा काल, पहला खंड आएगा, पहला अगर इतिहास के कालक्रम में देखें तो जो पहला कालक्रम पहला आता है उसको वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको आदिकाल कहा जो कि मान्य हो गया। अब ये किस तरह से विभाजन किया था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो नामकरण किया था काल विभाजन, उन्होंने काल विभाजन काल को बहुत नहीं रखा था। 700 ईस्वी से, वो भी 7वीं 8वीं शताब्दी से मानते हैं हिंदी साहित्य का आरंभ, और 700 से 1300 ईस्वी को चारण काल उन्होंने कहा था। हालांकि उसकी उपयुक्तता बहुत सिद्ध हुई नहीं, चारण रचनाएं जो हैं वो हिंदी में उस तरह से उतनी नहीं मिलती हैं। फिर 15वीं शताब्दी को उन्होंने धार्मिक पुनर्जागरण काल क्या कहा था। उसके बाद जायसी की प्रेम कविता, कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, प्रेम काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। फिर 18वीं शताब्दी को एक उन्होंने अलग विभाजन रखा था। फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ये एक विभाजन किया था, मैंने कंपनी के शासन में जो रचनाएं हुई। और फिर विक्टोरिया, मैंने 1857 के बाद विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। लेकिन तो ये एक तो मैंने उनको जो कुछ मिला, उनकी जो समझ बनी, उसको उन्होंने वर्गों में विभाजित करके इस प्रकार से उनको कहा। लेकिन एक व्यवस्थित बहुत उनका दिखाई नहीं पड़ता है, काल उतना दिखाई नहीं पड़ रहा है उनके विभाजन में। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो नींव का काम है, ये नहीं हुआ तो शायद रामचंद्र शुक्ल को भी सोच न मिलती कि इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए। कभी अक्सर करके ये होता है, आप देखिए नया काम शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई काम किया हुआ है तो उसकी कमियां निकाल करके उसको ठीक करके बेहतर ढंग से प्रस्तुत करना ज़्यादा आसान होता है। तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन
ने जो काम किया वो भले ही त्रुटिपूर्ण रहा हो, लेकिन उसने एक उस दिशा में सोचने का एक अवसर दिया। मिश्र बंधुओं ने जो कहा कि 600 ये उन्होंने समय रखा और उसका नाम दिया, तो 643 से माने 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक आरंभिक काल माना। और इसको भी 2 भागों में उन्होंने विभाजित किया है, जिसमें से 643 से 1286 तक पूर्व आरंभिक काल और फिर 1287 से 1387 तक उत्तर आरंभिक काल, ऐसे ही रखा है। इसी तरह से माध्यमिक काल में भी, अलंकृत काल में भी, परिवर्तन काल में भी, वर्तमान काल तो चलता ही जा रहा है। तो इन सब में उन्होंने 2-2 विभाजन किया, जिसका कोई बहुत युक्त तर्क दिखाई नहीं पड़ता है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। और इसको ये भी मतलब बहुत व्यवस्थित अध्ययन की सुविधा नहीं दे रहा था। ये जो विभाजन था वो बहुत कोई व्यवस्थित अध्ययन और समझ पैदा नहीं कर पा रहा था। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, उन्होंने संवत में रखा है। हमने चूँकि आजकल ईस्वी चलती है तो ईस्वी सन में हम इसको बता रहे हैं। तो 993 माने 10वीं शताब्दी का अंत से लेके 1318 तक वीरगाथा काल उन्होंने कहा। जैसा हमने कहा कि वीरगाथा काल उन्होंने पहले चरण को दिया था, पहले उसको दिया था विभाजन को। 1318 से फिर उन्होंने 1643 का जो समय है उसको भक्ति काल कहा, 1643 से 1843 तक रीति काल कहा, और 1843 से अब तक ये आधुनिक काल चल रहा है। इस प्रकार का उन्होंने दिया। और ये भक्ति काल रीति काल में तो कहीं कोई विवाद है ही नहीं, इसको इसी नाम से जाना जाता है। और कभी भी चर्चा होती है जब हिंदी साहित्य के इतिहास की या हिंदी साहित्य को बताने के लिए कि किस काल की कविता है या किस काल से ये रचना संबंधित है, तो यही नाम लिए जाते हैं। आधुनिक काल का तो फिर आधुनिक काल तो इतना लंबा हो गया कि अभी उसमें बहुत सारे अंदर विभाजन हो गए, वो बात अलग है। लेकिन मुख्य रूप से यही विभाजन मान्य माना जाता है। बस पहला जो वीर गाथा काल उन्होंने दिया वो उन्होंने 12 रचनाएं उनको मिली थी रासों की, और जो कि उस तरह से उस वीर रस की रचनाएं अधिकतर थीं, तो उसी के आधार पर उन्होंने वो नाम दिया था। लेकिन उसके बाद उनके अध्ययन के बाद और उनके लिखने के बाद जो है वो काफ़ी सारे ग्रंथ भी मिले, उनका ज़्यादा अध्ययन हो सका। तो फिर उसके बाद उसी के आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये नाम दिया। उन्होंने थोड़ा सा शती के शुरू से आखिरी तक माने 1000 से 1400 ईस्वी ऐसा उन्होंने दे करके आदिकाल, 1400 से 1700 पूर्व मध्यकाल, 1700 से 1900 उत्तर मध्यकाल, जो कि भक्ति काल और रीति काल कहा जाता है। तो पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल भी नाम चलते हैं, लेकिन ज़्यादा भक्ति काल और रीति काल ज़्यादा लोकप्रिय है। और 1900 से अब तक आधुनिक काल, तो आदिकाल चलता है। तो अभी जो काल विभाजन चल रहा है और नामकरण चल रहा है उसमें वही है 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक आदिकाल, फिर 14वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक या 17वीं शताब्दी तक पूर्व मध्यकाल या रीतिकाल, भक्ति काल। और फिर उसके बाद 18वीं शताब्दी पूरी जो है वो रीतिकाल की। और उसके बाद 1857 एक प्रमुख घटना है, विद्रोह और कंपनी से फिर ब्रिटिश राज में आ जाता है हिंदुस्तान। और उसी समय काफ़ी चेतना, स्वतंत्रता की चेतना भी वहीं से उदित होती है और बहुत परिवर्तन आता है। तो वो वहाँ से ही 1857 से, और उसी समय भारतेंदु का, हिंदी साहित्य के जो युग पुरुष हैं भारतेंदु, वो 1850 में उनका जन्म है। और उसके बाद ही वो लिखना शुरू करते हैं। 17-18 साल की उम्र से वो लिखना शुरू करते हैं। तो वो
1868 के आसपास, तो वहाँ से वो उनका माना जाता है कि आधुनिक काल आरंभ हो गया। उसके बाद फिर बहुत विभाजन है, वो हम फिर यथास्थान देखेंगे। काल विभाजन और नामकरण को का ये जो इकाई है यहाँ पे पूर्ण होती है। आप अपना अध्ययन कीजिए, और अगर आपको अध्ययन करते समय कोई समस्या आती है या कोई शंका उपस्थित होती है, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप baou.ba.hindi@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर अपना, और माने एनरोलमेंट नंबर, अभ्यास केंद्र का नाम और कोड और कोर्स का नाम, ये इतनी जानकारियाँ आप अपने ईमेल में लिखें और अपना प्रश्न लिख भेजें। हम आपको अवश्य जवाब देंगे। तो आप अपना अध्ययन आरंभ कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। स्वाध्यायः परमः